नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एमपीटीईटी जो 2018 में एग्जाम हुई थी उसका पेपर सॉल्व करेंगे और मैं पुनः आप लोगों के लिए वर्ग 1 जो हम बोलते हैं कृषि, जो 11th-12th एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, उसका संपूर्ण मैटर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। एप्लीकेशन पे जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपीटीईटी कोर्स और इसी के साथ में संपूर्ण एग्रीकल्चर का जो कोर्स है उसे अपडेट करके पूरा अपडेट, और जो सिलेबस पहले छूटा हुआ था 30%, उस सिलेबस को भी हम क्या कर रहे हैं बढ़ाकर, और पूरे सिलेबस को फिर से पुनः नए लेक्चर बनाकर मैं आपके बीच में ला रहा हूं। आप सभी का मालवा एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके लिए पुनः कोर्स अपडेट करने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि कुछ कोर्स में छूटा हुआ था और जितने मेरे पुराने लेक्चर थे वो सारे लेक्चरों को मैं अपडेट करके ला रहा हूं और उसमें कोर्स का 30% ऐड करके मैं वापस आपके बीच में आ रहा हूं। ठीक है, आज एमपीटीईटी की मैं बात कर रहा हूं कृषि शिक्षक पेपर 2018 में जो हुआ था। यह पेपर में 100 क्वेश्चन के एग्रीकल्चर का पूछा गया था। एग्रीकल्चर में आपके जो सब्जेक्ट पूछे गए थे उस पे हम बात करते हैं। तो यहां पर क्या क्या सब्जेक्ट आपको पूछा गया था ये देखेंगे हम। पहले मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2023 में फिर एग्जाम आने वाली है। हमारे पास वर्ग 1 के वापिस करीबन 250 पद आने वाले हैं। ये अनुमानित पद है अपने 250, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, दो विभाग है हमारे, एक सामान्य विभाग है और एक ट्राइबल विभाग है। सामान्य विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों को मिलाकर इन्होंने 450 पद दिए थे, 475 468 पद के आसपास दिए थे, 368 पद, यानी कि 375 के आसपास टोटल पद गए थे। जो भी पद फिल नहीं हो पाए, मतलब वहां पर कैंडिडेट ही नहीं मिले। कहने का अब मेरा आशय यह है कि अब वापस पुनः जब वर्ग 1 की एग्जाम यदि होती है 2023 में, जो इसका बताया गया है, इस 23 में एग्रीकल्चर के पद आएंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा बता दूं, फिर हम पेपर सॉल्व करते हैं। यहां आपको याद रखना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है कृषि। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है? कृषि। कृषि के साथ में हमको पढ़ना है यहाँ पे पीसीएमबी, यानी क्या बोलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो एक सब्जेक्ट होता है पीसीएमबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। या मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन प्लस क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, उद्यान पढ़ेंगे। साथ में हम पीसीएमबी पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा 8 साल का अनुभव है पीसीएमबी पढ़ाने का। तो पीसीएमबी के पूरे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं, जो टफ लेवल के, टफ होते नहीं है, उन्हें टफ हमने मान लिए हैं क्योंकि हम उन्हें सोल्व करने कभी गए नहीं, इसलिए वो हमको टफ लगते हैं। तो पूरा सिलेबस जो है मैं आपको फिर से इसे कराऊंगा, और ये जो टफ क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, इनको भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। इसके बाद में तीसरा आपका पूछा जाएगा पशुपालन। 3 सब्जेक्ट तो यहाँ पर, यानी अगर आप मैं रियल देखूं तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट जो आएगा 6ठा सब्जेक्ट है पशुपालन। इसके अलावा 7वां सब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पे पूछता है कंप्यूटर। क्या पूछता है? कंप्यूटर। ये इतने में से यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, पेपर आता है। कंप्यूटर इसलिए पूछता है क्योंकि 11वीं 12वीं की जो पीसीएमबी है, 11वीं 12वीं की कृषि विज्ञान के मूलभूत तत्व जिसे बोलते हैं, उसका पूरा नाम अगर देखेंगे आप तो उसका पूरा नाम है पीसीएमबी का पूरा नाम है कृषि विज्ञान के मूलभूत तत्व। कृषि विज्ञान के मूलभूत तत्व में पहला क्या आता है? फिजिक्स की 5 यूनिट आती है, 5 11 में आती है, 5 12 में आती है। केमिस्ट्री की भी 5 11 5 12, मैथ्स की भी 5 यूनिट दोनों में 11 12 में, और बायोलॉजी की भी। अब इस तरह से 10-10 यूनिट हमारी इनकी है। इस 10-10 यूनिट का विस्तृत अध्ययन जो मैं पिछले विगत 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो उसमें पीसीएमबी मैंने मेन सब्जेक्ट को चुन के मैंने उसे पढ़ाया था क्योंकि मुझे ये लगा था टफ। तो टफ लगने के कारण मैंने उसे ही हाथ में लिया पहले कि इसे मैं कंप्लीट करूं। तो मेरा इसका अच्छा अनुभव है। आप लोगों के साथ में पीसीएमबी में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जो 2018 का टीईटी पेपर जो आया था उस पर अब हम बात करेंगे। अब इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं, 50 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आएगा
वो आएगा सी सेट का। यानी कि कुल मिला के एमपीटीईटी जो पेपर है वो आएगा आपका 150 नंबर का आएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट विशेष का 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, पेपर आता है। अब इसमें आपको जरूरत क्या है, इसमें बीएससी, एमएससी और बीएड तीन जिसके कंप्लीट होते हैं वह इसके लिए एलिजिबल होगा, और जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बीएड नहीं है, वहां मेरा संपूर्ण एग्रीकल्चर का कोर्स नए अपडेट वीडियो भी आपको मिलेंगे, वहां आप देखिएगा। और जो हमारी पोस्ट ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की वापस नोटिफिकेशन में आने वाली है, जो गवर्नमेंट ने बताया कि इतने पद हम वापस ला सकते हैं, तो उसमें पद बताए हैं 1800 के आसपास पद बताए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 1800 पद तो नहीं निकालेंगे वो, लेकिन रोस्टर के हिसाब से या तो उसका 33% पद निकाला जाएगा, या 33 नहीं तो इसका 50% पद निकाल के 900 पदों के आने की संभावना है। 900 पद जो आपके हैं RAEO के आने वाले हैं। ठीक साथियों, तो लग जाइए इसमें और वापस बने रहिए मेरे साथ। पूरा सब्जेक्ट मैंने अपडेट कर दिया हूं, पूरा सब्जेक्ट अपडेट करके वापस से सिलेबस में जो पिछले मेरे जितने भी वीडियो बनाए थे मैंने, उसमें 30% मैं वापस सब्जेक्ट ऐड करके आपके पास ला रहा हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग छूटा हुआ था, कृषि अभियांत्रिकी जिसको हम बोलते हैं वह छूटा हुआ था, मेट्रोलॉजी का कुछ पार्ट छूटा हुआ था, तो उन सब्जेक्ट को भी मैं लाऊंगा और इकोनॉमिक एक्सटेंशन जो है उसे और अच्छी तरह से उसको मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पेपर। हाँ, देखेंगे ये एमपीटीईटी की बात करूं तो वर्ग एक क्या है, वर्ग एक या मैं बोलूंगा कृषि शिक्षक। कृषि शिक्षक जो होता है उसके लिए पेपर आया था, और देखो पहला क्वेश्चन कितना सरल दे रखा था। उन्होंने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्या पूछा, आलू परिवार से है, मतलब पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, मतलब किस परिवार से लिया गया है आलू को। तो यहां दे रखा है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी तो आपको जानते हैं सरसों कुल है, यहाँ फिर दूसरा कंपोजिटी दे रखा है, तीसरा सोलेनेसी दे रखा है, और चौथा क्या दे रखा है, लेग्यूमिनेसी। तो हम जानते हैं आलू जो है इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब सोलेनम ट्यूबरोसम में नाम से स्पष्ट हो गया कि यह सोलेनेसी का है, और बीएससी एजी जिसका किया हुआ होता है ना, उसे ऐसे छोटे क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल बनाने में, और जहां बड़े क्वेश्चन होते हैं, जहां टफ क्वेश्चन होते हैं। तो हम आगे बढ़ते तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, सोलेनेसी। अब देखते हैं क्या है, द इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूट टू फार्मर फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इज, बोला उसने, ये बोला है किसानों को वाणिज्यिक खेती के लिए कौन सा बीज दिया जाता है। तो वाणिज्यिक खेती के लिए यानी कि किसान अपने उत्पादन करने के लिए किस बीज का प्रयोग करता है, जो वहां सोसाइटी वगैरह से लेके आता है। पहला दे रखा है फाउंडेशन सीड, आधारित सीड। दूसरा दे रखा है ब्रीडर सीड यानी प्रजनक सीड। तीसरा दे रखा है न्यूक्लियक सीड यानी नाभिकीय सीड। तो यहाँ पर जो है किसान सर्टिफाइड सीड या प्रमाणीकृत बीज का प्रयोग करता है। अब कितना इजी क्वेश्चन पेपर है, बस अर्थ ये है कि आप इसमें एक भी क्वेश्चन ना गलत करें, क्योंकि पॉइंट पे भी सिलेक्शन रुकते हैं और पॉइंट से ही सिलेक्शन होते हैं। तो यहां हमको इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रमाणित सीड। आप जाओगे ब्रिज लेके आओगे कहीं से भी मार्केट से, तो जो थैली पैक होती है उस पे एक पर्चा लगा होता है, उस पर्चे पे लिखा होता है सर्टिफाइड सीड, यही किसानों को वितरित किया जाता है। फिर देखेंगे दक्षिण भारत में सिट्रस के लिए सबसे अच्छा मूलबंध है। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में व्यापम के द्वारा एरर की गई थी, मतलब उन्होंने ठीक रूप से इसको दिया नहीं है। उसमें आप देखोगे जो व्यापम का ये पेपर देखोगे उठा के, तो आपको वहां पे बीट रूट लिखा है, ये बीट नहीं है, ये ध्यान रखना, इसको बेस्ट रूट स्टॉक लिखा है। वो क्या लिखा है, बेस्ट रूट स्टॉक। अब इनने क्या किया था, बीट रूट स्टॉक करने से उनने चुकंदर का मूलबंध कर दिया, जो सरासर गलत था, मतलब उनके क्वेश्चन में ही एरर आई थी। तो ऐसे क्वेश्चन फिर हटे थे, और हटने के कारण उस क्वेश्चन का नंबर सभी को फुल नंबर मिला था। तो यहां पर देखो लिखा है, बेशक वैसे ही मैं लिख के इसलिए लाया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बीट रूट नहीं था, वो बोला था बेस्ट रूट, बोला था बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के लिए सिट्रस का कौन सा रूट स्टॉक सबसे अच्छा है, तो उसने ट्रिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रिस्टेंस दे रखा है। इसके बाद में क्लियोपेट्रा और मैंडारिन दे रखा, मतलब कुल मिला के हमको तो बात मैंडारिन और ट्रिस्टेंस की करना है। फिर है टर्निप दे रखा है, सलजम दे रखा है, और अगला ही क्वेश्चन जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, रंगपुलाइन, जो हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, जो मैं आपको हार्टिकल्चर में भी पढ़ा चुका हूं। हार्टिकल्चर की क्रॉप पे
मैं रंगपुर लाइम और सारे मूल रूट स्टॉक जो है उसके मैं बता चुका हूं। अब देखेंगे द एसिडिटी ऑफ काउ मिल्क इज, गाय के दूध की अम्लता होती है। ये पशुपालन से क्वेश्चन पूछ लिया है। मैं आपको वही बताया था पहले कि किस किस से क्वेश्चन पूछेंगे। अब पशुपालन से यहाँ क्वेश्चन आ गया है, मतलब पशुपालन भी आपको पढ़ना है, तो आपको मैं पशुपालन भी इसका करवाऊंगा और पशुपालन से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये एक क्वेश्चन अब जिससे नहीं बनता है वो एक नंबर से पीछे हो जाएगा, और अगर एक नंबर से पीछे होता है तो समझ जाना कि हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर है। आज हमारे पास भरपूर समय है कि हमारे पास इतना समय है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है, स्टूडेंट क्या करता है, नोटिफिकेशन डल जाने दो, नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसको जॉब की ललक होती है, जो जॉब रियल में करना चाहता है, वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं होता है। जिस दिन नोटिफिकेशन आता ना, उस दिन तक तो उस व्यक्ति की तैयारी कंप्लीट हो जाती है जो पढ़ना चाहता है, जिसे वास्तव में जॉब की जरूरत है। और जो व्यक्ति इस बात का इंतजार, नोटिफिकेशन कब आएगा, नौकरी कब आएगी, कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, इसके चक्कर में ना पड़े। आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि अगर नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि नोटिफिकेशन आने के पहले हमारी संपूर्ण तैयारी फिनिश हो जानी चाहिए। फिर नोटिफिकेशन लेके जो जॉब होती, जब एग्जाम होगी, उसके बीच का जो समय होता है वो केवल आपका रिवीजन का होना चाहिए और कुछ भी नहीं होता है। तब जाकर आदमी रैंक में आता है, तब जाकर स्टूडेंट अपनी रैंक मारता है। लेकिन हम क्या है, हम आदत पकड़ लेते हैं, नोटिफिकेशन आए तब हम पढ़ने जाए, नोटिफिकेशन आए तब हम पढ़ने जाए। आप देखो राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के स्टूडेंट को देखो, यूपी के स्टूडेंट को देखो, बिहार के स्टूडेंट को देखो, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को देखो। वो स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट हर राज्य की एग्जाम की तैयारी की प्रिपरेशन पहले ही करके रख लेते हैं। और हम खुद देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने स्टूडेंट हैं जो अदर से आके हमारे यहाँ जॉब हमारी लेके जाते हैं। अब बात यह है कि वो पढ़ते हैं, वो इतनी तैयारी कर लेते हैं कि वो टॉप रैंक में आते हैं, टॉप 10 में बैठे होते हैं। तो उनको कौन पछाड़ेगा, कोई नहीं पछाड़ सकता। उसको उनको पछाड़ने के लिए हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन जब आएगा तब आ जाएगा, लेकिन हमको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये पशुपालन का पूछ लिया तो हमको पशुपालन भी नहीं छोड़ना है। पशुपालन, उसने पूछा गाय के दूध में अम्लता क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है, जिससे गाय का दूध अगर हम मान लो सुबह से शाम तक गर्म ना करें या ठंडा ना रखें और उसे रख दे तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि गाय का दूध जो होता है हल्का सा अम्ली हो गया, कुल मिला के दूध की बात करूं हल्का अम्ली होता है। तो यहाँ देखो 0.19 से 0.21, 0.17 से 0.19, फिर 0.13 से 0.14, फिर 0.15 से 0.17। तो याद रखना, ये रटने वाली चीजें यहां पर याद रखना, 0.13 से 0.14 यानी 0.13 से 0.14 तक का जो इसकी प्रतिशतता होती है, उतनी गाय के दूध में अम्लता होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, हम एग्रीकल्चर पढ़ते रहेंगे, पशुपालन हमने नहीं पढ़ा तो हमारा एक नंबर से हम पिछड़ जाएंगे। एक नंबर से पिछड़ना मतलब सिलेक्शन से क्या, कहां जाना है, हमको दूर जाना है। देखेंगे, निम्न एक जनसंचार की विधि है, द मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज, द मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज। अब इनने बोला है जनसंचार की एक विधि है। पहला देखो, खेत का भ्रमण करना। खेत का भ्रमण करना, ये तो इंडिविजुअल में आ जाएगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो व्यक्तिगत में आ जाएगा। व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत मैंने आपको एक्सटेंस इकोनॉमिक भी और एक्सटेंशन भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, और इस बार भी एक्सटेंशन इकोनॉमिक बहुत अच्छा लेकर मैं आपको और अपडेट करके और जो क्वेश्चन छूट रहे थे उनको भी मैं समावेश करके ला रहा हूं। तो आप प्लीज बने रहिएगा। आप अगर अपने सिलेक्शन को श्योर चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल आपको मैं सटीक बता रहा हूं कि इतना डीपली और इतना अच्छा, मतलब जीरो से लेके उसको हाई लेवल तक फेंकना, ये पूरी की पूरी चीजें ये मुझे पता है कि जीरो लेवल से लेके उसे किस तरह से हाई लेवल तक ले जाना है, उच्च लेवल तक उसे कैसे ले जाना है, कौन सा स्टूडेंट कहां पे क्या एरर करता है। तो ना तो निम्न श्रेणी के क्वेश्चन छोड़ना है, ना उच्च श्रेणी के छोड़ना है, ना मिडिल लेवल के छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना है। कुल मिला के हमारा जो हमारी तैयारी है वो जीरो से लेके उच्च तक होनी चाहिए। जीरो से लेके जब हम उच्च तक जाएंगे तो हमारी तैयारी 100% होगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ सिलेक्शन आपका एग्रीकल्चर कराएगा, सी सेट नहीं करवाएगा। सी सेट मात्र 50 नंबर का आ रहा है, 50 में से आप 30 फिर भी मार दोगे। अगर 50 में से आप 30 लगा लोगे तो 30 तो वो आ गए,
अब मायने कहां रखता है आपका कि आपके जो 100 नंबर है, इस 100 नंबर में से यदि आप 80 नंबर मार देते हैं तो ये 30, ये 110, मैं बोल रहा हूं 100 नंबर के 100 नंबर जिसके भी आ जाते हैं वो सिलेक्शन के अंदर होता है। और यहाँ पे जो एसटी, एससी, ओबीसी और इनका पासिंग मार्क्स कितना होता है 75 नंबर। और जनरल जो होता है, जनरल इसका पासिंग मार्क्स कितना होता है 90 नंबर। लेकिन अभी जनरल की जो एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का पासिंग मार्क भी कितना कर दिया है 75% कर दिया है। मतलब अगर वो 75 नंबर लाता है, 75 नंबर लाता है तो वह पास माना जाएगा। ये तो पासिंग मार्क की बात कर दी मैंने, किसकी, आपका ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और ओबीसी, इनके लिए तो कितने नंबर चाहिए 75 नंबर पासिंग मार्क्स। लेकिन जनरल की बात करें तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए 90। अगर आप इनमें से अगर ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी यदि नंबर लाता है 90 से ज्यादा तो वो जनरल क्वालिफाई हो जाता है, वो जनरल क्वालिफाई हो जाता है और वो वहां जनरल की सीटें भी कवर कर जाता है। तो आपको ये तैयारी रखना है। अब देखे पहला तो क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है न्यूज़पेपर, समाचार, हाँ ये जरूर हो सकता है, ये कम्युनिकेशन का जो है द मेथड मास कम्युनिकेशन में आ सकता है, तो ये इसका सही है। फिर है सामूहिक चर्चा, तो ये तो सामूहिक में चला जाएगा। फिर इसका है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन हो जाएगा। प्रदर्शन भी दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत में आ जाता है, एक समूह में आ जाता है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां उत्तर क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर इसका उत्तर सही होगा। अब देखें, सब सोइलर प्लाउ इज द बेस्ट सूटेड फॉर, मतलब किसके लिए सबसे अच्छा होता है, सोइलर जो हल होता है, सब सोइलर जो हल होता है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जो ये हल होता है सब सोइलर का मतलब ये दिया कि मृदा की अधोसतह को तोड़कर जो हल हलाई करता है उसे सब सोइलर बोला है। फिर देखो क्या दिया है, ब्रेकिंग हार्ड फैन, दृढ़ संवातन को तोड़ना। दूसरा है अंतः कृषि यानी इंटर कल्टीवेशन, इसका फिर इन्होंने इंग्लिश में, हिंदी में दे रखा है। आप उसका टीईटी का पेपर महावीर की बुकलेट में भी जाकर देखेंगे तो सीरियल बाय सीरियल में आपको ये पढ़ा रहा हूं। फिर है मैं इसके बाद में मेकिंग डिटेच करना यानी कि खाई बनाना। फिर है डीप प्लाविंग यानी गहरी जुताई करना। तो यहां आपका ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा जो संबंध लिया गया है एग्रीकल्चर में, आप जानते हो सोइल साइंस के अंतर्गत हमारा मेन रोल होता है 5% ऑर्गेनिक, 45% खनिज पदार्थ और 25% क्या होता है वायु और 25% यहाँ पे क्या होता है जल होता है। तो हम ये वायु जो है इसको लाने के लिए यानी दृढ़ संवाहन को तोड़ने के लिए, ब्रेकिंग द हार्ड फैन को तोड़ने के लिए हम करते हैं। और हार्ड फैन जब टूटती है तो उसमें वायु संचार जो होता है ये बढ़ जाता है, संवहन जो होता है संवहन उसका बढ़ जाता है, यानी कि उसके अंतर्गत हवा का रेशो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब देखेंगे द मैकेनिकल म्यूटेंट यूजली इंड्यूस। अब इनने बोला रासायनिक उत्परिवर्तन सामान्यता को प्रेरित करता है। जो रासायनिक उत्परिवर्तन है ये किसे प्रेरित करता है, पहला है गुणसूत्री टूट फूट को, गुणसूत्री स्थानांतरण को, जीन उत्परिवर्तन को, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ब्रेकिंग हार्ट फैन ये गुणसूत्र टूट फूट हो जाता है। इसके बाद में क्रोमोसोम ट्रांसलेट यानी इसके बाद क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन के लिए किया गया है, यानी गुणसूत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तीसरा है जीन म्यूटेशन, तो आप जानते हो उत्परिवर्तन म्यूटेशन में ब्रीडिंग में पढ़ा चुका हूं। तो उत्परिवर्तन के लिए जो है ये किया जाता है रासायनिक, मैंने लिखा भी है रासायनिक अपनी बुक कृषि ब्रह्मास्त्र में लिखा भी है। तो कृषि ब्रह्मास्त्र में आपको जाकर ये देखोगे, कृषि ब्रह्मास्त्र जो बुक लिखी गई है मेरे द्वारा, अगर उसमें जाकर आप देखोगे तो उस बुक के अंदर आपको ये रासायनिक, और रासायनिक में मैंने बहुत सारे रसायन बताए किस किस रसायन से क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो यहां पर इसका आएगा जीन उत्परिवर्तन, यानी कि जीन के म्यूटेशन के लिए हम करते हैं। तो भौतिक क्रिया भी मैंने उसमें लिखी है और रासायनिक क्रिया भी मैंने उसमें ऐड कर चुका हूं। अब है सोइल पार्टिकल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड, मतलब उस जल को क्या कहते हैं, उस मृदा को क्या कहते हैं जो जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है। ये तो आपको स्वतः ही पता है क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें कोल्यूवेशन, मिश्रोट बोलते हैं इसको,
इसके बाद में मिसरोट यानी वो मिली हुई, इसके बाद में है अल्बिडो। अल्बिडो आप जानते ही हो, अल्बिडो क्या है, सूर्य प्रकाश की किरणें आती है जाती है कितना ग्रहण करती है, वो अल्बिडो से रिलेटेड है। इसके बाद में है एल्यूवियल, यानी यहाँ पर लिखा है जलोढ़ मृदा, तो वहां मृदा कौन सी होगी, जो बहते हुए पानी द्वारा जमा किए गए मृदा के कण कहलाते हैं, तो वह एल्यूवियल मृदा कहलाती है। इसके बाद में यहाँ पे एक्यूफर करके जल भर करके लिखा है, तो जल भर नहीं आएगा, ये राजस्थान में होता है, जल भर की एक छोटी सी क्रिया होती है जिसे हम वाटर सेट में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एल्यूवियल मृदा। अब देखेंगे ग्लाइफोसेट निम्न का एक सक्रिय संगठन है, कहने का मतलब ग्लाइफोसेट इज द एक्टिव इनग्रेडिएंट ऑफ। अब ये बोल रहा है कि ग्लाइफोसेट का एक संगठन के रूप में जाना जाता है टेफ्लॉन, हिमोर, इसके बाद में राउंड अप और ग्रोमेक्स। तो आपको याद है कि ग्लाइफोसेट जो है वो किसमें बिकता है, ग्रामोफोन के नाम से यह बिकता है, और यह गन्ने को पकाने के काम में आता है। इसका यूज क्या होता है, गन्ने को पकाता भी है ये। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आया समझ में, मतलब क्या आएगा इसका, राउंड अप। फिर देखें, इफ द मार्जिनल प्रोड्यूस इज मोर देन द मार्जिनल कास्ट, कहने का मतलब यह है सीमांत लागत से सीमांत उत्पादन ज्यादा हो। क्या बोला उसने, इफ द, यदि द मार्जिनल प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्शन जो है इज मोर देन द मार्जिनल कास्ट, अगर मार्जिनल कास्ट से ज्यादा है, देन फर्दर इन्वेस्टमेंट इज प्रोडक्शन इज, तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन पर क्या असर होगा। इकोनॉमिक्स इज बेस्ट सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, लॉजिकल सब्जेक्ट, सारा वो पूछता है। तो यहाँ पर मैं समझा चुका हूं ऐसा, इकोनॉमिक्स में मेरे लेक्चर देखना आप, मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया था जिसको बोला था मैंने टीपी। ये क्या है, टीपी। अब टीपी में इन्हें यहाँ पे ध्यान रखना, इस टीपी का ही काल्पनिक रेखा अगर बनेगी तो कहां बनेगी, टीसी यहां पे बनेगा, यानी टोटल कास्ट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कास्ट। इसके बाद मैंने एक बताया था मार्जिनल एमपी, इसको मैं क्या बोलूंगा, एमपी, और एक यहां पे मैंने बनाया था एपी। तो इस तरह से इनने बोला है कि यदि सीमांत लागत की तुलना में सीमांत उत्पादन ज्यादा है, आपकी लागत कम है, कास्ट क्या है, कम है ना, और क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसा होता है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो क्या होगा, तो हम बोल देंगे कि उत्पादन में अगला जो निवेश होगा, अगला जो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा क्या, हानिप्रद होगा क्या, नहीं होगा हानिप्रद। एक्चुअल होगा क्या, बराबर होगा क्या, बराबर जब होता कि कास्ट और प्रोडक्शन दोनों बराबर होते तो वो दोनों बराबर होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। फिर इसका है प्रॉफिटेबल होगा, लाभकारी होगा, बिल्कुल हो सकता है लाभकारी, क्योंकि लाभकारी होगा जो आपकी कास्ट लग रही है उससे ज्यादा आपका उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जितना आप कास्ट लगा रहे हो उससे ज्यादा आपका उत्पादन मिल रहा है। मतलब आपने 10 रुपए लगाए और आपको उसका उत्पादन बेचकर अगर आपको 12 रुपए 15 रुपए प्राप्त हो रहे तो आप प्रॉफिट में है, तो यहां पर क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, यानी इसका उत्तर ये सही होगा। नो इफेक्ट यानी निष्प्रभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुल मिला के यहां पर प्रॉफिटेबल इसका उत्तर होगा। अब देखो, ये फिर पशुपालन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पशुपालन से क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसने बोला है विच पार्ट एमोंग द फॉलोइंग इज द एब्सेंट इन बफेलो अस कंपेयर्ड टू काउ, यानी कहने का मतलब गाय की तुलना में भैंस का कौन सा हिस्सा अनुपस्थित होता है। तो आप देख रहे हो इसमें दे रखा है ड्यूलेप यानी कि गलकम्बल, फिर है पास्चर्न यानी कि गुमची, इसके बाद नेक गर्दन, और नी यानी घुटना। तो देखो घुटना तो दोनों में होता है, नी दोनों में होता है, तो ये इसकी तो बात आई नहीं। इसके बाद में गुमची, ये भी नहीं होता है। अब बात क्या आ गई, गलकम्बल। आप देख लो मेरी प्यारी सी गाय माता, हम सबकी प्यारी सी गाय माता, आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये गलकम्बल, या इसको बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं इसको, झालर जो है ये गाय में पाई जाती है। तो गाय की तुलना में भैंस में कौन सा हिस्सा अनुपस्थित होता है, तो आप देखो भैंस में गलकम्बल नहीं होता, यहाँ एक सीधा सा हिस्सा है, कड़क सा हिस्सा आता है, और यहाँ पर इसमें जो ये झालर है, ये झालर जो गाय को हम इस तरह से उसको रेस करते हैं तो वो एक जगह खड़ी हो जाती है, उसे अच्छा सा महसूस होता है। तो कहने का मतलब गाय में ये जो झालर होती है इसको क्या बोलते हैं, गलकम्बल यानी डेवलप बोलते हैं। तो यह गाय में होती है,
लेकिन भैंस में नहीं होती। तो पशुपालन का एक क्वेश्चन फिर पूछ लिया, इजी क्वेश्चन था जो आपने कहीं ना कहीं पीएटी में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्मेट व्हेन सुक्रोज अंडरगोज फॉर्मेशन रिएक्शन। कहने का मतलब जब सुक्रोज किण्वन प्रतिक्रिया से गुजरता तो गठित यौगिक की पहचान करे तब वह क्या बनाएगा। उसने क्या बोला कि तब वह ऐसा कौन सा पदार्थ बनाएगा। उसने ये बोल लिया, क्या बोला उसने बोला कि वो कौन सा पदार्थ बनाएगा। ये बात आ गई पीसीएमबी के केमिस्ट्री की। किसकी आ गई? पीसीएमबी। पीसीएमबी में क्या किसकी बात आ गई? ये केमिस्ट्री की बात आ गई, रसायन की बात आ गई। अब रसायन विज्ञान ये बोलता है कि आप रसायन विज्ञान के मेरे लेक्चर देखोगे अपने एप्लीकेशन पे तो आपको पता लगेगा मैंने उसको एबीसीडी से बनाया है। जैसे एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। एकल बन हुआ तो एन बोलेंगे, डबल बन हुआ तो क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे, ट्रिपल बन अगर हुआ तो क्या हुआ? आइन बोलेंगे। ये मैंने बताया। इसके बाद में मैं यहां पर आपको ये श्रृंखला में बताऊंगा कि इसको बोला है प्रोपेनॉल। क्या बोला? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल क्यों बोला इसको? क्योंकि इसका जो सूत्र हुआ वो सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ये क्या बना? सूत्र बनाया मैंने प्रोपेनॉल का। और यहां कार्बन कितने? 1 2 3 3 कार्बन हुए तो मैंने इसको क्या बोला? प्रोप। प्लस एकल बन है तो इसमें मैंने क्या बोला? एन। इसमें एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए लिखा जाता आल। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ऐसे इनको बनाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं इसका थोड़ा सा ये पार्ट कि इस तरह से भी सीखना। उसने बोल दिया आईयूपीएससी नाम बना के बताओ, तो आपके 11th 12th सब्जेक्ट में आईयूपीएससी नाम बनाने को आते हैं तो वो हमको पढ़ाना है आगे जाके वर्ग 1 में। तो उसको पढ़ाने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। और उसने अगली एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि प्रोपेनॉल का सूत्र क्या आएगा, तो हमको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। अब देखो इसके बाद यहां पे आया प्रोपेनॉल, यहां पे आया प्रोपेनल। अब नल आया ना तो इसमें CH आ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड जिसको बोलते हैं। और इसका यहां पर अल लगता है। एल्कोहल का क्या आता है? आल आता है। और वहां उसमें बुक में गलत दे रखा है, प्रोपेनॉल लिख रखा है इसको भी, तो ये गलत है। एक मात्रा आ की हट जाएगी यहां से तो प्रोपेनल होगा। फिर है इथेनॉल। इथेनॉल आया, यहां पे क्या है? इथेनॉल आया। और एक क्या आया? इथेनॉल। तो हाँ बिल्कुल आपका क्या बनेगा? किण्वन की क्रिया से आपका इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल को रियल में हम क्या बोलते हैं? शराब। क्या बोलते हैं? इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? शराब। और यहां इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मेथिल एल्कोहल क्या है। क्या बोला इसको? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल क्या है? तो मेथिल एल्कोहल को बोलते हैं विषैली शराब। क्या बोलते हैं? विषैली शराब बोलते हैं। इसके पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसे स्प्रिट वुड भी कहते हैं, यानी लकड़ी की शराब। यह लकड़ी का मीथेन इसको बोला जाता है। तो यहाँ इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? ये वाला उत्तर आ जाएगा। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम, C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या? एल्कोहल। एल्कोहल में भी कौन सा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हमारा यहाँ पे उत्तर होगा, क्योंकि सुक्रोज का जब हम किण्वन करेंगे तो हमको वहां पर इथेनॉल प्राप्त होगा। इथेनॉल प्राप्त नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब देखें आप में लहसुन में तीखापन निम्न के कारण होता है। यहां इन्होंने बड़ी दुविधा कर दी खड़ी, क्योंकि यहां जितने ऑप्शन दिए 3 ऑप्शन यहां पे बन रहे हैं। पहला ऑप्शन दे दिया लाइकोपिन, तो ये तो किसका आ गया? आपका टमाटर का। और तरबूज में ये पाया जाता है लाइकोपिन, जिसके कारण वो लाल होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया। अब यहां दे दिया डाई एलिल डाइसल्फाइड, ये भी है। डाई एलिल डाइसल्फाइड भी आता है। इसके बाद एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एक लहसुन का दे दिया, एक प्याज का दे दिया। तो उत्तर क्या आना था? उत्तर आना था डाई एलिल डाइसल्फाइड। ये वाला उत्तर सही आ रहा है यहाँ पे एक। इसके बाद में एक आ रहा है एलाइसिन। क्या आ रहा है? एलाइसिन। लेकिन जब 2 उत्तर एक साथ सही हो जाते हैं, ये दोनों उत्तर एक साथ क्या हो गए?
लगभग सही हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जो उससे परफेक्ट होता है उसे माना जाता है। तो एलाइसिन को परफेक्ट माना गया है। एलाइसिन में जो सल्फर के 33 कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी 33 तरह के सल्फर घटक जो होते हैं उससे एलाइसिन टाइप का होता है वो। और उसमें भी क्या होता है, उस 33 में भी 17 क्या होते हैं, 17 होते हैं अमीनो अम्ल। क्या होते हैं, 17 क्या होते हैं, जैसे मिथ्योनिन होता है, ऐसे 17 अमीनो अम्ल आते हैं। तो कुल मिला के यहां एलाइसिन जो होता है 33 सल्फर कंपाउंड का यौगिक होता है, अलग अलग प्रकार का ये दर्शाता है। तो यहां इसका जो उत्तर होगा वो 100% उत्तर इसका यहां सही होगा, और यहां इसका उत्तर इसको 50% माना जाएगा। कहने का मतलब ऐसे ही कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, जो आंसर हो जाते हैं या हमारा जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट कभी कैसा लगता है, हमारा रिजल्ट फिर लगता है 130.2, 120.40 ऐसे लगता है। तो वो इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चनों के कारण हमारा रिजल्ट जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट में चले जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, ये भी सही है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, 100% एलाइसिन, क्योंकि मैंने इसे सर्च किया, इसे देखा, तब मुझे पता लगा कि इसमें सल्फर के 13 मतलब लगभग 33 कंपाउंड है, जिसमें से 13 अमीनो अम्ल भी इसमें शामिल है। तो इसके लिए इसको ज्यादा सही माना गया। और एक मैंने ये भी इसका देखा है कि जो ताजी लहसुन होती है, ताजी लहसुन के अंदर क्या होता है, एलाइसिन होता है। जैसे ही लहसुन को हम गर्म करते हैं या बघारते हैं, आप जानते ही हो, लहसुन को जब हम गर्म पानी में, या गर्म पानी मतलब जो हम सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, या हम सब्जी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, तो उसमें जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण इसका जो सल्फर कंपाउंड है उसकी जो खुशबू आती है वह उसमें से हट जाती है। यानी ये इसका मेन रीजन बताया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें, द प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ बार्क ऑन स्टेम आर ब्रांचेस ऑफ फ्रूट क्रॉप इज नावस, मतलब फलों की सीधा सा बोला, फलों की फसलों के तनों या शाखाओं पर छाल को हटाने की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है, आई बडिंग, कटिंग, नॉन ऑफ द अबो, उपयुक्त में से कोई नहीं तो पैच बडिंग है। ये पैच बडिंग आपको हार्टिकल्चर में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको पता है शिमला, और शिमला में भी कहां है, कुफरी में है। इसलिए आलू की वेराइटियों में काफी क्या आ जाता है, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी किसान, बहुत सारा आ जाता है। ठीक है, ये भी सिंपल ही है। बीज द्वारा उगाई गई फसलें फूल पैदा करती है, कहने का मतलब फ्रूट क्रॉप प्रोपोगेशन बाय सीड, यदि किसी फल लगाने के लिए हमने बीज से लगाया, बीजू पौधे को लगाया, तो बीजू पौधे को लगाया है बियर, तो फॉलोइंग क्या बोला, फ्लावरिंग, फूल पैदा करती है। तो क्या करती है, जल्दी करती, जल्दी तो कर ही नहीं सकती, जल्दी तो किससे करेगी, ग्राफ्टिंग के द्वारा करेगी। तो ग्राफ्टिंग से नहीं कर रहे, बीजू पौधों को जब हम लगाते हैं तो वहां पर आपका कोई फूल नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका आएगा बोथ क्या, मतलब यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे है ना, ये मिस हो गया है कुछ ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है देरी से। क्या याद रखना है, देरी से, क्योंकि कई ऑप्शन में कई मिस्टेक आ गई है। तो यहाँ याद रखना बोथ, बुलेट एंड ट्रैक्टर, ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देरी से, मतलब लेट। सीधी सी बात, हम यहाँ क्या ध्यान रख लेंगे कि लेट। तो हम जानते हैं कि बीजू पौधे के द्वारा जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें फूल और फल आने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, मैं इसे करेक्शन करा दूंगा। हेरो इज ड्राइंग बाग, हेरो को खींचा जाता है। अब हेरो जो है उसे किसके द्वारा खींचा जाता है, तो हेरो तो आप जानते ही हैं, इसने जो दे रखा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो केवल डीजल ट्रैक्टर, केवल बेलों के द्वारा, तो ये बेलो और ट्रैक्टर दोनों के द्वारा खींचा जाएगा। मैं आपको ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं पढ़ाया है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और कहीं पर भी मैंने खुद ने भी इसका लेक्चर नहीं बनाए। अब मैं इसको नए इसमें आपको पूरे इसके लेक्चर में बनाकर दूंगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को, और वो भी प्योर हिंदी में बना के दूंगा, मतलब हिंदी में आपको मिल जाएगा। अब देखें, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकती है, क्या हो रहा, लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज सोइल कैन ऑक्यू ड्यू टू, किसके कारण हो सकती है, केवल निच्छालन को क्या बोलते हैं हम, लीचिंग बोलते हैं, हाँ हो सकती है। इसके बाद में केवल फसलों के द्वारा पोषक तत्वों को निकालने, न्यूट्रिएंट रिमूवल बाय क्रॉप ओनली, हाँ इससे भी हो सकता है। और तीसरा है ऑल ऑफ दिस, हाँ ये भी है,
मतलब ये दोनों तो बन ही रहे, ये भी सही है, ये भी सही है। आप देखेंगे इरोजन ओनली, केवल क्षरण से तो नहीं, तो ये भी आएगा इसके लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी बना रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर जो भी दे रखे हैं इन सभी के कारण ऐसा होता है। सलाद फसलें वो फसलें होती है जो के लिए प्रयोग की जाती है। सलाद क्रॉप आर दोस क्रॉप दैट आर यूज्ड फॉर, मतलब किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो यहां दे रखा है ऑर्नामेंटल पर्पस, सजावटी उद्देश्य से। फिर है लेटेक्स एक्सट्रैक्शन, यानी कि लेटेक्स निष्कर्षण, कुछ भी जैसे दूध का वो कहने का मतलब बड़ का दूध निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, उसमें से मिल्क निकलता है, तो उसके लिए। फिर बोला है केनिंग के लिए, यानी डिब्बाबंदी के लिए। और फिर है रा कंज्यूम्पशन, कच्चे रूप में खपत के लिए। तो याद रखना सलाद को कच्चे रूप के खपत के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, जिस लाइन को हम पढ़ के छोड़ देते हैं उस लाइन से उठा के क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। अब देखेंगे 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या बोल रहा है, ए वर्चुअल एंड एनालॉगेट इमेज इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, फॉर ए कन्वर्ट लेंस ऑफ फोकस लेंस। फोकस लेंस कितना दे रखा हो उसने, 10 दे रखा है सेंटीमीटर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए फ्रंट ऑफ द लेंस। उसने सीधा सा बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाला एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी और आवर्धित छवि प्राप्त हो रही है। छवि का मतलब क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है हमको, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब को अगर मैं बोलूं तो इसको दर्शाते हैं v से, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, f से। तो लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाएगा, मतलब हमको क्या याद करना है, u याद करना है। तो इसका सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इसका सूत्र है। मैं इसे सॉल्व करूंगा, सोल्व करके देखेंगे हम कि 20/3 आएगा या 10 आएगा, 20 आएगा या 3/20 आएगा। जो भी उसका उत्तर आएगा ये हमें एक नंबर दे के जाएगा, और जो ये 4-5 मेमोरिकल आएंगे जिसे जो भी इसे सॉल्व कर लेगा ये समझ लो वहां उसमें सिलेक्शन के और 4 नंबर 5 नंबर ज्यादा ही मारेगा। अब देखते हैं, उसने दिया है इसने क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि उसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में वस्तु के प्रतिबिंब कितने, छवि कितने की बन रही है, तो वो बोल रहा है 20 की बन रही है। फिर उसका u कितना बनाना है, मतलब कि वस्तु से दूरी कितनी करनी है, ज्ञात करनी है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या प्राप्त होगा, u प्राप्त होगा। अब ध्यान रखना फोकस दूरी जो यहाँ पर है ये भी माइनस में आएगी, और ये जो भी होगा ये भी हमको क्या है, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके नियम है, वो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। अब देखो फोकस दूरी कितनी आई यहाँ पे 10, इससे दूरी कितनी आई v, यानी क्या है, v को याद रखना प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद में ये क्या है, ये फोकस दूरी है, और ये क्या है, वस्तु से दूरी। तो यहां पर हम देखेंगे सीधा सा 1/20, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का। इसके बाद में माइनस, और ये माइनस में 1/ क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/10। इस माइनस को इधर लाऊंगा तो 1/ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर 1/ ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। 4 नहीं है ये क्या कहलाएगा, 1/u हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, तो हम पहले लिख देते हैं 1/u बराबर लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 20 हमको प्राप्त होगा। 10 का हम उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 आएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। इसके बाद में 20 का उसमें हम भाग देंगे, 20 में 1 आएगा, और 1 का इसके ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1/u बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3/20। 3/20 होगा। अब हमको याद क्या करना है, u को ज्ञात करना है। तो u को हम 1/u है, तो 1/u को क्या लिखेंगे, हम u लिखेंगे। तो यहाँ पर ये उलट जाएगा, और ये 20/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 20/3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है और इस सवाल का अगर उत्तर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर लेंस से 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे रखा जाएगा। इस तरह के सॉल्व हल करना है। वर्ग एक आसान एग्जाम नहीं है, यह टफ एग्जाम इसको मानते हैं क्योंकि ये एक अच्छे लेवल की एग्जाम होती है। मतलब यहाँ पर सीधा सा MSc लेवल की एग्जाम होती है तो बहुत टफ पेपर आता है। इसे बनाना मतलब प्री तैयारी करना ही है। प्री तैयारी करना ये नहीं कि 2 महीने नोटिफिकेशन का इंतजार करूं कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आके पढ़ने बैठ जाऊं। ऐसा तब एग्जाम नहीं निकलती है जो आगामी तैयारी करके नोटिफिकेशन आता है उसके पहले तक अपनी तैयारी कंप्लीट करके बैठ जाता है, वही लोग इसमें हाथ मारते हैं, वही लोग सक्सेस होते हैं। ठीक है, इसमें देखो आगे, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी चीज और देख लो। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फसल प्लस क्या पढ़ना है, उद्यान पढ़ना है पहला। दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, यहां पर ध्यान रखना, पशुपालन पढ़ना है, पशुपालन पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, कृषि विज्ञान के मूलभूत तत्व। क्या पढ़ना है, कृषि विज्ञान के मूलभूत तत्व, जिसे PCMB बोलते हैं। ये PCMB वो PCMB नहीं है, यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड PCMB है। मतलब फिजिक्स से भी रिलेट किससे है, कृषि से। केमिस्ट्री भी रिलेट किससे है, कृषि से। केमिस्ट्री के बाद मैथ्स से जो है इसका सिंपल से यूनिट है, और इसका बायो भी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। PCMB यहाँ पर ये आपका 100 नंबर का तो ये पेपर हो ही गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पे पढ़ना है सी सेट जो रहेगा वह सी सेट आपका रहेगा 50 नंबर का। उसमें आपको क्या पूछेगा, हिंदी पूछेगा, इसके बाद में क्या पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। इंग्लिश के बाद में यहाँ पे गणित पूछेगा, गणित और रीजनिंग जो है ये इसका पार्ट पूछेगा। साथ में यहाँ पर इसका पूछेगा पेडोगोजी। क्या पूछेगा, पेडोगोजी इसका एक सब्जेक्ट होता है। जो बीएड करते हैं उन्हें पता है पेडोगोजी इसका एक सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस तरह इनको पूछेगा तो 50 नंबर यहाँ, लेकिन सिलेक्शन वही मारता है क्योंकि यहाँ पर तो 50 में से 30 सब मारेंगे। लेकिन यहाँ पर टफ इतना पेपर आता है, इतना टफ पेपर पूछता है कि यहाँ पर जो भी 70 से लेके, मतलब ये समझ लो आप 75 से लेके 85 क्वेश्चन जो मार देगा वह सिलेक्शन का दावेदार हो जाता है। तो हमें पूरा फोकस क्या करना है, अपने मेन सब्जेक्ट पे करना है जो 100 नंबर का पूछता है। सी सेट पे हमें फोकस करना है, लेकिन उतना करना है जितना हमको बनाना है। नहीं तो सिटी सेट इतना बड़ा है और हमको यहाँ क्वेश्चन मात्र 50 दे रहे हैं, तो उसको इतना बनाना है, इतना सिंपल पढ़ना है कि हमको सिर्फ वो बन जाए और हमारे 30 नंबर 32 नंबर हम वहां पे खींच मारे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो हो गई बात। अब हमें आपको क्या है, सारा जो सब्जेक्ट है उसको मैं पूरा अपडेट कर कर लेके आऊंगा। ठीक है साथी, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम MPTET और इसके साथ में जो नई पोस्ट आ रही है, सरकार ने जो 1 लाख पद का जो हमको बता रहे हैं, उसमें से जो भी पद निकालेंगे तो जो RAEO के जो पद है, RAEO के पद वो 1832 के आसपास बता रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इसमें से जो आने की संभावना रहेगी वो 900 पद आने की संभावना रहेगी, या फिर वो देगा 500 पद, क्योंकि इस पद का जो रोस्टर लगा है उसके हिसाब से वो जो भी पद निकालेगा उस पर हमें ध्यान देना है। लेकिन हमें तैयारी 2 महीने की नहीं करना है। अगर रियल में पढ़ना है तो एकदम उसमें भिड़ जाइए, नहीं तो सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है। रैंक में आने के लिए जब नोटिफिकेशन डलेगा तब तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक साथी, इतना ही कहूंगा, जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं अपना जितना भी कोर्स ला रहा हूं इसमें 30% ऐड करके नए सारे लेक्चर ला रहा हूं। पुराने लेक्चर को छोड़कर आपको नए लेक्चर सारे देखना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।